हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर बीपी सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ विवालिका आईएएस अकेडमी में। आज हम लोग आज हमारा पहला क्लास है जो ज्योग्राफी का जीएस का पेपर है, जिसमें सिर्फ ज्योग्राफी क्वेश्चन हमने रखे हैं। पहले हम 2012 से यानी 11 से 2011 से क्वेश्चंस को लेंगे। हाँ, ठीक है। पहले हम 2011 से लेकर 2022 तक, है ना, इन क्वेश्चंस को हम पहले कवर करेंगे। यानी 2011 से लेकर 2012 तक हम इनको देखेंगे। और उसके बाद फिर मेरा एक प्लान ये है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको सबसे पहले आपको दिया जाए। उसके बाद फिर जीएस के क्लासेस भी है, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 से लेकर अगर आप 22 तक के क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेते हो तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चंस को देखने में। और इतना मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं जो भी यहाँ पे क्लासेस लूँगा, जो भी इस चैनल पे मैं इस अपने चैनल पे जो भी मैं क्लासेस लूँगा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो भी मैं यहाँ पे क्लास लूँगा विवालिका आईएएस अकेडमी पे, सारे के सारे ज्योग्राफी रिलेटेड होंगे। चाहे वो मेंस के क्वेश्चन हो, या वो प्रीवियस के क्वेश्चन हो, या फिर जीएस का इन्वायरमेंट हो, या डिजास्टर मैनेजमेंट हो, या फिर ज्योग्राफी ऑप्शनल हो। ठीक है, तो तीनों चीज़ों को हम इसमें कवर करके चलेंगे। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन हमारा है वो हम निकालते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन ज्योग्राफी ऑप्शन 2011 का है ये। ठीक है, 2011 का है। इसमें देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति संरक्षण की इन सिटू विधि है। इन सिटू विधि, इन सिटू विधि क्या होता है मैं आपको बता दूं एक बार कि देखिए, हमारे जो वाइल्ड लाइफ है, हमारा जो फ्लोरा है, यानी जो एनिमल्स हैं, उनके कंजर्वेशन के दो टाइप्स होते हैं, है ना। कोई अगर आपसे पूछे कि कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, है ना, अगर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ आपसे पूछेगा तो क्या बताओगे? दो टाइप से करते हैं हम। वाइल्ड लाइफ का मतलब ऐसा एनिमल जो नेचुरली सर्वाइव करता है ना, जो नेचुरली सर्वाइव करता है उसको कहते हैं वाइल्ड लाइफ। जैसे मान लीजिए एलिफेंट है, लॉयन है, डियर है, ये जितने भी ऐसे एनिमल जो नेचुरली यानी फॉरेस्ट में सर्वाइव करते हैं, जिनको हम पालतू नहीं बनाते, उसको हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ। और वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन दो तरीके से होता है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है वो दो तरीके से होता है। सबसे पहला तरीका है इसमें इन सिटू, ठीक है, ये है, और दूसरा है एक्स सिटू। ठीक है, दूसरा तरीका है एक्स सिटू। तो एक्स सिटू इन सिटू डिफरेंस क्या होता है उसको एक बार देख लेंगे आराम से। इन सिटू का मतलब है अगर हम किसी भी एनिमल को उसके ओरिजिन प्लेस पर कंजर्व करते हैं, लाइक एलिफेंट, लाइक लॉयन, यानी अगर हम शेर को जंगल में ही रहने दें और उसको जंगल में यानी फॉरेस्ट में ही उसको कंजर्व करें, तो दैट इज कॉल्ड एज ए इन सिटू कंजर्वेशन। अगर हम किसी एनिमल को उसके बर्थ प्लेस यानी ओरिजिन प्लेस से बाहर लाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए एक्स सिटू कंजर्वेशन। क्वेश्चन हमारा यही पूछा उन्होंने कि इन सिटू विधि के लिए स्थल नहीं है, यानी विच लोकेशन इज नॉट रिलेटेड टू द इन सिटू कंजर्वेशन। तो इन सिटू का मतलब ओरिजिन प्लेस नहीं है, बाकी सब ओरिजिन प्लेस है, एक है जो नहीं है। अब देखो इसमें क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व। देखो बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं वो भी ओरिजिन प्लेस ही होते हैं जहाँ पर एनिमल्स सरवाइव करते हैं। उसके बाद है बॉटनिकल गार्डन यानी वनस्पति उद्यान, और राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य। इसमें वन्यजीव अभयारण्य भी ओरिजिन प्लेस है ना, और राष्ट्रीय उद्यान भी ओरिजिन प्लेस है। लेकिन वनस्पति उद्यान यानी जो बॉटनिकल गार्डन है वो ओरिजिन प्लेस नहीं है। जैसे एग्रीकल्चर सेंटर्स होते हैं, बॉटनिकल गार्डन है ना, जू है, तो ये वो है जिन्हें ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बॉटनिकल गार्डन। तो दो बातें आपने समझी कि जब हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन करते हैं यानी फ्लोरा का कंजर्वेशन करते हैं, तो हम दो विधियों को, है ना, दो टाइप से हम कंजर्व करते हैं, इन सिटू और एक्स सिटू।
इन सिटू मतलब अगर हम ओरिजिनल प्लेस पे उसको कंजर्व करते हैं, दैट इज इन सिटू। अगर हम ओरिजिनल प्लेस से बाहर लाकर उसको कंजर्व करते हैं, दैट इज एक्स सिटू। ओके, नाउ पॉइंट इज क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें क्या दिया हुआ, दो महत्वपूर्ण नदियां, एक झारखंड है ना, एक नदी कहां से निकलती है, झारखंड से, और हाँ दो नदियां अपने स्रोत के साथ उड़ीसा में अलग अलग नाम से जानी जाती है। दूसरी उड़ीसा में अपने स्रोत के साथ पहले बंगाल की खाड़ी के तट में कुछ ही दूरी पर मिलती है, समुद्र में वह रहा है, यानी उसका जल समुद्र में गिरता है। यह वन्य जीवन और जीव विविधता का एक महत्वपूर्ण स्थल है और संरक्षित क्षेत्र है। यानी क्वेश्चन पूछा है कि दो ऐसी नदियां हैं, झारखंड में है, एक उड़ीसा में है, जो वहां से होकर गुजरती हैं। यानी कौन सा वो स्थल है जहां से वो नदियां होकर गुजरती हैं, और कोस्टल रीजन में। तो उन्होंने वो स्थल का नाम पूछा है, भीतरकनिका, चांदीपुर ऑन सी एंड गोपालपुर ऑन सी और सिमलीपाल। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम लोग, भीतरकनिका इज ए नेशनल पार्क। ध्यान समझिएगा, भीतरकनिका इज ए नेशनल पार्क। भीतरकनिका एक नेशनल पार्क है और ये उड़ीसा के कोस्ट पे है, और ये भीतरकनिका 1986 में उसको नेशनल पार्क बनाया गया। 2022 में इसे रामसर साइट डिक्लेयर किया गया। ठीक है, तो अब देखिए, दैट इज अ नेशनल पार्क। ये क्या है, ये एक नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क है। कब इसको बनाया गया, 1986 में बनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि कब बनाया गया, हाँ, लेकिन ये किस स्टेट में है, तो ये उड़ीसा में है। और ये रामसर साइट इसको कब बनाया गया, ठीक है, तो रामसर साइट इसको बनाया गया 2022 में, 2022, हाँ 2022, हाँ तो सॉरी 2002 में बनाया गया। तो 2002 में इसको रामसर साइट बनाया गया। रामसर साइट का मतलब आप जानते हो, रामसर एक ईरान में जगह है, और ये एक कन्वेंशन हुआ था, एक समझौता हुआ था बहुत सारे कंट्रीज का 1971 में। भारत भी इसका मेंबर था, और उसने बोला कि जो भी वेटलैंड हैं उनको हम कंजर्व करेंगे। वेटलैंड का मतलब है जहाँ पानी भरा रहता है, उसको हम नेचुरली वेटलैंड कहते हैं, है ना। तो कभी आपसे पूछेगा व्हाट इज द रामसर साइट, तो रामसर साइट एक जल भूमि है जो हमेशा प्राकृतिक रूप से जल में डूबी रहती है, और उसको कंजर्व करने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ, एक समझौता हुआ, जिसे रामसर समझौता कहा जाता है, जो 97 में हुआ। ठीक है, तो भारत में अभी लगभग शायद 37 रामसर साइट हैं। हाँ, मैं एक बार आपको सजेशन दूंगा, यहाँ पे जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो लेटेस्ट रामसर साइट कितनी है वो आप एक बार देख कर जाएं, और एक बार ये भी देख ले कौन कौन सी साइट है। लास्ट में देखा था 37 रामसर साइट थी। एक बार आप फाइनल जब भी एग्जाम देने जाएं वो देख कर जाए कि कितनी रामसर साइट है और कौन कौन सी मेजर रामसर साइट है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो रामसर कन्वेंशन कब हुआ है, 1971 में। कहाँ हुआ है, ईरान में हुआ है। इंडिया इसका मेंबर है, बिल्कुल है। ठीक है, तो अभी क्या है, ये ऐसी जगह भीतरकनिका है। भीतरकनिका में एक खास बात है कि यहाँ पे ओलिव रिडले टर्टल, ओलिव रिडले एक कछुए हैं जो बहुत छोटे छोटे आकार के होते हैं, वो यहाँ पर एकमात्र ऐसी हिंदुस्तान में जगह है जो यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सारी बातें क्लियर हो गई इसको कि भीतरकनिका एक नेशनल पार्क है, और ये 1986 में बना। 2002 में इसको रामसर साइट बनाया गया। रामसर साइट क्या है वो भी हमने बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हिमालय श्रृंखला प्रजाति विविधता में बहुत समृद्ध है। यानी जो हिमालय है वो हिमालय है वो प्रजाति विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज्यादा रिच है। इस परिघटना के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त कारण है। क्वेश्चन क्या पूछा है, जो हिमालय है, यानी अगर हम बात करें हिमालय की, तो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया है, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी क्यों ज्यादा है, क्वेश्चन ये पूछा है, सिंपल सा। ठीक है, तो
तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि हिमालय में जो हाइट, कहीं पर ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, कहीं पर खाड़ियाँ हैं, कहीं पर मैदान है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो हिमालय का जो रिलीफ है, जो उच्चावच है, वो एक जैसा नहीं है। तो हम लोग बहुत बेसिक सा समझ लीजिए। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? हाँ, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि जितनी भी, जैसे ये है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है नंबर ऑफ स्पीसीज। बायोडाइवर्सिटी मीन्स नंबर ऑफ स्पीसीज, यानी जितनी ज़्यादा प्रजातियां होंगी उनको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, यानी जैव विविधता कहते हैं। इसका मतलब क्या है? जितने जो क्लाइमेट डिसाइड करता है लाइफ को, है ना, और लाइफ डिसाइड करता है बायोडाइवर्सिटी को। मेरी बात समझना ध्यान से, ठीक है। लाइफ, क्लाइमेट का मतलब है कि जितने टाइप की, जैसे मान लीजिए किसी एक ऐसा कोई रीजन है, ऐसा कोई एरिया है, सपोज करो यहाँ पे टेम्परेचर, सपोज करो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो हाँ, यहाँ पे टेम्परेचर है वो -10 डिग्री है, यहाँ पर है 5 डिग्री है, यहाँ पर है मान लीजिए 10 डिग्री है, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर -10 डिग्री वाली बायोडाइवर्सिटी होगी, प्लांट और एनिमल होंगे। यहाँ पर 5 डिग्री वाले प्लांट और एनिमल होंगे, यहाँ पर 10 डिग्री वाले होंगे। तो जितने बायोडाइवर्सिटी विविधता वहीं ज़्यादा होगी जहाँ पर क्लाइमेटिक वेरिएशन ज़्यादा होंगे, जहाँ पर जलवायु विविधता ज़्यादा होगी, ठीक है। ये सिंपल सा है। अब हम चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है क्वेश्चन? आप आसानी समझ जाओगे आप। क्वेश्चन वही है, इसमें उच्च वर्षा तथा शानदार वनस्पति विकास का समर्थन करती है। आपको मैं बता दूं कि यार वर्षा तो अधिक नहीं होती है, ऐसा है क्या? है ना, उच्च वर्षा तो नहीं होती, उसको हटा सकते हैं, उच्च वर्षा नहीं होती है। दूसरा है ये विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों का समागम है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा, नहीं, हाँ ठीक है, इसको थोड़ा होल्ड करते हैं। अब देखते हैं, इस क्षेत्र में विदेशी और आक्रामक प्रजातियों का पेश नहीं किया गया है। देखो जो इन्वेडिड स्पीसीज होती है, जैसे कहते हैं ना कि बाहरी प्रजातियां, अब आप ऐसा तो नहीं है कि म्यांमार से कोई कीट पतंगे आ रहे हैं, या पाकिस्तान से कोई आ रहे हैं, या चाइना से कोई आ रहे हैं, वो प्रजातियों को आप रोक लोगे, है ना। आप इंसानों को रोक सकते हो, एनिमल्स को कैसे रोक सकते हो? आप इंसेक्ट्स को कैसे रोक सकते हो? आप पक्षियों, बर्ड्स को कैसे रोक सकते हो? ठीक है, तो ये भी आंसर सही नहीं है। नहीं, ये वाला आंसर सही नहीं है। इस पे हम थोड़ी बात करेंगे अभी। इसमें मानवीय हस्तक्षेप कम होता है। मानवीय हस्तक्षेप कम होने का मतलब ऐसा नहीं है कि बायोडाइवर्सिटी वहाँ ज़्यादा होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए थार राजस्थान है, तो थार में कई 100 एकड़ ऐसे एरिया है, कई 100 किलोमीटर ऐसी एरिया है जहाँ पर ह्यूमन नहीं है। ह्यूमन ना होने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यही है, मैंने क्या बोला, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों का संगम होता है, ये बात सही है। यहाँ पर बहुत सारे जो जोन्स हैं, क्लाइमेटिक जोन्स हैं। कहीं पर मैंने क्या बोला, किसी रीजन में 10 डिग्री टेम्परेचर है ना, किसी में 15 डिग्री है, किसी में -40 डिग्री है। तो बहुत सारे यहाँ पर भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है, यानी बहुत सारे क्लाइमेटिक जोन है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। भारत में एक राज्य निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। एक क्वेश्चन हमेशा ऐसा रहता है जहाँ पर किसी स्टेट की कोई कंडीशन दी रहती है और फिर वो पूछता है कि इस कौन सा स्टेट है। तो इसमें एक कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं किसी स्टेट के बारे में, और पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट किस सेंटेंस के बारे में, किस स्टेट के बारे में सही बैठते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले देखते हैं, इसका उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क है, यानी जो नॉर्दर्न पार्ट है वो शुष्क है और अर्धशुष्क है, ठीक है। दूसरा है कि इसका मध्य भाग कपास पैदा करता है, यानी कॉटन है। नकदी फसलों, खेती, खाद्य फसलों पर प्रमुख है, यानी जो कैश क्रॉप है वो ज़्यादा है, और जो नॉन कैश क्रॉप है वो कम है, यानी वहाँ पर गन्ना ज़्यादा होगा, प्याज ज़्यादा होगा, कपास ज़्यादा होगा, यानी नॉन एडिबल क्रॉप्स ज़्यादा होंगे।
हाँ, अब देखते हैं क्या है। देखो, आंध्र प्रदेश में ना कपास नहीं होता है, पहली बात। कर्नाटक में भी कपास नहीं होता है, तमिलनाडु में कपास नहीं होता। इसमें एक स्टेट है गुजरात, जहां पर कॉटन यानी कपास होता है। अब आप ये भी देख लीजिए कि देखो, आंध्र प्रदेश में चावल भी होता है, कर्नाटका में भी चावल होता है, लेकिन और ये कर्नाटक और तमिलनाडु ये शुष्क और अर्ध शुष्क नहीं है। कर्नाटक में बारिश होती है और तमिलनाडु में भी बारिश होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसका राइट आंसर है बी। समझ गए हमारी बात। तो एक एक ऐसा क्वेश्चन हमेशा रहता है, आप किसी भी तरह से इसको पकड़ सकते हैं। इन्होंने हिंट दी शुष्क और अर्ध शुष्क, यानी कर्नाटका और केरला नहीं है ना। आंध्र प्रदेश भी शुष्क नहीं है, वहां भी बारिश होती है, विंटर रेनफॉल वहां पे होता है ना। अभी कुछ दिन पहले वहां बारिश हुई थी, नवंबर दिसंबर अक्टूबर नवंबर में आंध्र प्रदेश में बारिश होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2004 की सुनामी ने लोगों को यह एहसास कराया कि मैंग्रोव तटीय आपदाओं के खिलाफ एक विश्वसनीय सुरक्षा कवच के रूप में काम कर सकते हैं। आपको पता है 2004 में 26 दिसंबर 2004 में सुनामी आई थी, सबको मालूम है। इस एरिया में, है ना, इस एरिया में सुनामी आई थी। इस एरिया को हिट किया था सुनामी ने। 2000 कब थी? 26 दिसंबर 2002, 2004। तो 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी। और क्वेश्चन पूछा है कि मैंग्रोव सुरक्षा के रूप में कैसे कार्य कर सकते हैं। इसको थोड़ा हटा दीजिए। हाँ, तो पूछा है कि मैंग्रोव जो है काफी सपोर्ट किया था सुनामी के समय, तो व्हाट इज द रीजन दैट इज गुड फॉर अस। ओके, तो चलिए इसमें पूछा है कि क्या कैसे सपोर्ट कर सकते हैं हमारे लिए। मैंग्रोव दलदल एक विस्तृत क्षेत्र द्वारा मानव बस्तियों का समुद्र से अलग करता है, जिसमें लोग ना तो रहते हैं ना ही बाहर निकलते हैं। तो मैंग्रोव दलदल एक विस्तृत क्षेत्र है जहां मानव बस्तियों को समुद्र से अलग किया जाता है। ये कोई रीजन नहीं है ना, ये तो नेचुरली भी बनाया जा सकता है। दलदली क्षेत्र वो नहीं है मैंग्रोव दलदली क्षेत्र नहीं, तो मैंग्रोव एक तटीय क्षेत्र होता है, ठीक है। तो ये नहीं है। मैंग्रोव भोजन और दवाएं दोनों प्रदान करते हैं, जिनकी किसी प्राकृतिक आपदा के बाद लोग आवश्यकता पड़ती है। ऐसा नहीं है ना। मैंग्रोव अगर आप प्लांट आप देखोगे ना, तो मैंग्रोव प्लांट एक बेरी की तरह होता है। बेरी का पेड़ आपने देखा होगा, बहुत ही मतलब उलझा हुआ सा होता है, और उसमें ऐसा कोई फ्रूट्स नहीं आता है जो मानव के खाने की योग्य हो। क्योंकि देखो क्या होता है कि हम उसी प्लांट को एज ए फूड यूज कर सकते हैं जिसकी हमारी एक्सेसिबिलिटी हो, है ना। तो एक्सेसिबिलिटी नहीं है। आप देखोगे तो काफी पानी में है, वो कौन लेने जाएगा। उसमें जंगली जानवर रहते हैं, अजगर, सर्प, ये सब रहते हैं। तो एज ए, है ना, भोजन सामग्री वहां उनके लिए, उसके लिए सही नहीं है। दूसरा भी गलत है, पहला भी गलत है। मैंग्रोव के पेड़ घने और कैनोपी के साथ ऊंचे होते हैं। कैनोपी वर्ड यहाँ पे आ गया, इसलिए गलत हो गया। कैनोपी का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी कैनोपी का मतलब है कि कोई भी वनस्पति, जैसे ये कोई पेड़ है, ठीक है, तो अगर कोई पेड़ है, हाँ हाँ हाँ, चलिए कोई बात नहीं, इसको देखते हैं। जैसे कैनोपी है ना। तो कैनोपी में क्या होता है कि बहुत सारे पेड़ होते हैं इस तरह से, है ना। और कैनोपी खास बात ये है कि कैनोपी में क्या होता है, यहाँ भी कुछ पक्षी रहते हैं, एनिमल, उस पेड़ में कुछ यहाँ भी रहते हैं और कुछ यहाँ भी रहते हैं। यानी कई प्रकार के एक जो वन एक ही एरिया में कई प्रकार के नेचुरल हैबिटेट बनाते हैं, उनको हम कैनोपी कहते हैं। तो कैनोपी फॉरेस्ट एक वन की विशेषता है जिसमें ये बहुत ऊंचे पेड़ होते हैं, उसमें कैनोपी होता है। कैनोपी का मतलब एक पेड़ में कई तरह के जीव जंतु रहते हो। जैसे गिलहरी है, वो जड़ में रहती हो, है ना।
और जो पैरेट है वो ऊपर रहता हो थोड़ा, और पक्षी रहते हो उसके पीछे और पक्षी रहते हो। तो इस कैनोपी है, वो विशेषता है, वो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की, है जिन जहाँ पर पेड़ों की ऊंचाई ज़्यादा होती है वहाँ पे होती है, ठीक है। तो इनकी, मगर ये इनकी विशेषता नहीं है, तो ये भी गलत है। राइट आंसर क्या इसमें है? हाँ, राइट आंसर क्या है? मैंग्रोव की पेड़ अपनी व्यापक जड़ों के कारण तूफान और ज्वार से नहीं उखड़ते, यानी इनकी जो रूट्स हैं वो काफी गहरे होते हैं, है ना। इनकी जो रूट्स हैं वो काफी मिट्टी को समेटे हुए होते हैं, यानी ये लैंडस्लाइड रोकने में सपोर्ट करते हैं। क्या है ना, ये लैंडस्लाइड को रोकने में सपोर्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर डी है, डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, लानीना के कारण ऑस्ट्रेलिया में हाल में आई बाढ़ संदेह है, लानीना और एल नीनो से किस प्रकार भिन्न है। यहाँ पर एल नीनो है, एक बार सही कर लीजिएगा, एल नीनो, ठीक है। एल नीनो से किस प्रकार, देखो आपको पता है कि दो चीजें होती हैं, हाँ, एक तो है एल नीनो, आपने सुना होगा सबने, और दूसरा है लानीना, है ना, लानीना। तो एल नीनो और लानीना दोनों ही मौसमी दशाएं हैं। अगर आप इनको बुक्स में पढ़ते हो तो आप देखोगे लानीना एक ठंडी जलधारा होती है, ऐसा लिखा होता है, एल नीनो गर्म जलधारा है, ऐसा नहीं है। लानीना एक मौसमी दशा है और एल नीनो भी एक मौसमी दशा है। नॉर्मली बुक्स में दोनों को, एल नीनो को गर्म जलधारा बोला गया है और लानीना को ठंडी जलधारा बोला गया है, लेकिन ऐसा रियल में नहीं है। तो एल नीनो क्या है? एल नीनो एक गर्म जलधारा है ना, ये वार्म ओशियन करंट है, वार्म ओशियन करंट है ना, ओशियन करंट। ये कहाँ पे ओरिजिन होती है? कोस्ट ऑफ पेरू, ओके। तो कोस्ट ऑफ पेरू, ये पेरू के तट पे होती है, विद द गैप 4 to 5 ईयर, 4 या 5 साल के अंतराल पे ये पेरू के तट पे ओरिजिन होती है। और ये क्या करती है कि रेनफॉल को कम कर देती है ना, रेनफॉल को ये कम करती है हर या 4-5 साल में। इंडिया में भी सूखा पड़ता है 4-5 एल नीनो का, ठीक है। तो और लानीना क्या होता है? लानीना एक ऐसी मौसमी दशा है जिसमें एल नीनो का प्रभाव कम होता है। ध्यान रखना, लानीना इज अ पॉजिटिव फॉर द रेनफॉल। जो लानीना है वो वर्षा के लिए अच्छी है। बहुत सिंपल वर्ड में सुन लीजिए, लानीना एल नीनो का समाप्त होना है, यानी लानीना एल नीनो का समाप्त होना कहलाता है। जिस बार लानीना होता है उस बार बारिश अधिक होती है, और जिस बार एल नीनो होता है उस बार बारिश कम होती है। क्लियर है? ओके, नाउ क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है। लानीना भूमध्य रेखीय हिंद महासागर के आसपास असमान रूप से ठंडे समुद्र की तापमान की विशेषता है, जबकि एल नीनो भूमध्य रेखीय प्रशांतीय महासागर की असमान रूप से। एक वर्ड मैं आपको बता दूं, यहाँ पे वर्ड ये बार बार यूज किया है इन्होंने, असामान्य, ठीक है। तो असामान्य का मतलब है अननेचुरल, ऐसा नहीं है, तो ये सेंटेंस गलत है, ये भी गलत है। असमान का मतलब बहुत रूप से, बहुत तेजी से ठंडा हो जाए, ऐसा थोड़ी कि समुद्र का जल 5 डिग्री हो जाएगा कभी प्रशांत महासागर में, नहीं ना, बहुत हो सकता है 12 डिग्री 15 डिग्री, है ना। आसमान जो समुद्र का तापमान है उसका टेम्परेचर 20 से 22 डिग्री रहता है नॉर्मली, हमेशा 24 घंटे 12 महीने प्रशांत महासागर हिंद महासागर का, अगर हम आर्कटिक का छोड़ दें तो, ठीक है। तो हाँ, एल नीनो का भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, लेकिन लानीना का मानसून जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा भी गलत है, बिल्कुल पड़ता है। लानीना सकारात्मक है और एल नीनो नकारात्मक है, ठीक है। तो ये दोनों सेंटेंस गलत है, राइट आंसर इसका है डी, यानी इनमें से कोई सही नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7, ओके। इसमें क्या पूछा गया है
कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय और दूरी को बहुत कम किया जा सकता है। यानी क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया और पूर्वी एशिया यानी ईस्ट एशिया के बीच में, तो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का जल डमरू मध्य। एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है जल डमरू मध्य, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट, है ना, स्ट्रेट, सॉरी, इसको कहते हैं स्ट्रेट। तो स्ट्रेट का मतलब ये होता है कि ऐसी, ये क्या एक वाटर बॉडी है, ये एक वाटर बॉडी है जो दो बड़े जल भूभागों को अलग करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक वाटर बॉडी है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट, है ना, स्ट्रेट कहते हैं। एक ऐसी राशि जो दो बड़े जल भूभागों को अलग करते हैं उसको कहते हैं जल डमरू मध्य, हिंदी इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट। तो जैसे मान लीजिए मन्नार जल डमरू मध्य है, वाटर स्टेट है ना। तो इस तरह से मलक्का जल संधि, श्याम की खाड़ी और अंडमान के बीच का स्थल डमरू मध्य में नई नहर खोलना। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, इसका शायद आंसर जो है, एक बार मैं देख लेता हूं सही से। ठीक है, देखिए इसमें एक चीज आप हमेशा याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन आए तो इसमें केवल ये सही है श्याम की खाड़ी और अंडमान सागर। देखो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच के गहरा करना ऐसा नहीं है। क्वेश्चन सीधा सीधा अगर मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, क्वेश्चन पूछा इन्होंने है कि भारत और पूर्वी एशिया के बीच, देखो पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया दोनों फर्क है। जब हम पूर्वी एशिया की बात करते हैं तो हम बात करेंगे अंडमान, म्यांमार की, थाईलैंड की, है ना, फिलीपींस की, जापान की। तो ये पूर्वी एशिया है। तो उन्होंने पूछा है कि भारत से कौन सा पास पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज देखो आप कि श्याम की खाड़ी और अंडमान सागर के बीच में एक नहर बनाना, तो ये सबसे अच्छा रहेगा कि अगर हम अंडमान निकोबार के पास से एक उसको निकालेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि ये तो मलेशिया और इंडोनेशिया से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। पूछा क्या है, इंडिया से, तो इंडिया के किसी पार्ट से टच करेंगे ना हम। ये क्वेश्चन 2011 का यूपीएससी का है ना। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, केवल बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, है ना। हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे आज बस। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उत्पादन की न्यूनतम लागत के साथ आर्कटिक की एक बड़ी किस्म की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु परिस्थितियां हैं। ठीक है, आर्कटिक मतलब एक उत्पाद होता है, तो कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा होता है। तो वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इसका, है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो आर्कटिक है उसकी सबसे ज्यादा अनुकूल परिस्थितियां हैं। आपको पता है कि आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या होता है, राइस, है ना। और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में भी राइस होता है, लेकिन इसमें इसकी यही होता है, एमपी में सबसे ज्यादा मोटे अनाज होते हैं, मिलेट्स। ठीक है, मोटे अनाज होते हैं मिलेट्स। उसके बाद उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा व्हीट एंड राइस होता है, सबसे ज्यादा गेहूं और चावल होता है। और दोनों की बात करें तो गेहूं सबसे ज्यादा होता है उत्तर प्रदेश में। बात समझ में आ रही है, ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत को जनसांख्यिकीय लाभांश वाला देश माना जाता है। जनसांख्यिकीय लाभांश यानी पॉपुलेशन डिविडेंड। व्हाट इज द पॉपुलेशन डिविडेंड? तो पॉपुलेशन डिविडेंड का मतलब है वो पॉपुलेशन जो वर्किंग होती है। पॉपुलेशन डिविडेंड का मतलब है ऐसी पॉपुलेशन जो वर्किंग होती है, यानी जो काम करती है। और कौन सी पॉपुलेशन है जो काम करती है, मैं आपको बता दूं क्या है।
15 वर्ष से कम आयु, ऐसा थोड़ी है ना। जनसांख्यिकी 14 वर्ष तो चाइल्ड लेबर लग जाएगा ना, उसमें नहीं कर सकते ना हम। 64 वर्ष की आयु के इसकी उच्च जनसंख्या, ऐसा भी नहीं है ना। 64 वर्ष से आयु की इसकी उच्च जनसंख्या और 65 वर्ष से अधिक वर्ग की इसकी उच्च जनसंख्या, इसकी उच्च कुल जनसंख्या। तो इसमें देखो, इसमें जो क्वेश्चन का जो राइट, हाँ ये है। इसमें देखो एक बात थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लग रहा है प्रिंटिंग कुछ मिस्टेक हुआ है। इसमें है ये जो राइट आंसर है, इसके पता नहीं कैसे इसमें कुछ क्वेश्चन में ही मिस्टेक है। जो पॉपुलेशन डिविडेंड होता है, मैं आपको बता दूं, 15 साल से लेकर 59 ईयर तक। ठीक है, मैं आपको इसको क्वेश्चन को हटाइए, 59 ईयर है ना, 15 साल से लेकर 59 ईयर्स का राइट आंसर है। 59 ईयर राइट आंसर क्यों है, उसका मैं रीजन बताता हूँ। 59 ही क्यों होगा, 59 ये है पॉपुलेशन डिविडेंड। 59 का मतलब है कि हम 60 साल में व्यक्ति को रिटायर करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो पर्सन 65 ईयर का है दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन डिविडेंड, जनसंख्या लाभांश का भाग नहीं है, क्योंकि हमने 60 वर्ष अपने भारत में एम्प्लॉय की रिटायर की एज रखी है, और 15 साल से कम भी हम उसको बाल श्रम मानते हैं। तो 15 साल से लेकर है ना 59 साल तक की उम्र के हम व्यक्ति को हम ये कहते हैं कि ये काम करने योग्य है। 60 साल के बाद भी नहीं रहता है और 15 साल से पहले भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, निचले गंगा के मैदान की विशेषता आर्द्र जलवायु। निचला गंगा का मतलब क्या होता है कि वो भाग जो, जैसे मान लीजिए ये मैप है ना, ये मान लीजिए गंगा का मैदान है, सपोज ये गंगा का मैदान है, तो ये वाला हो गया अपर मैदान, अपर गंगा का मैदान। ठीक है, अपर मैदान ऊपरी भाग। लोअर वाला कौन सा हो गया, ये वाला है ना, लोअर वाला हो गया ये वाला भाग। इन्होंने पूछा है, क्या पूछा है कि निचले गंगा के मैदान है ना, निचले गंगा का मैदान पूछा नहीं है, इसके बारे में पूछा है, जिसमें वर्ष भर उच्च तापमान रहता है, निम्नलिखित फसल युग में कौन सा एक क्षेत्र की सर्वाधिक उपयोग है। क्वेश्चन पूछा है कि जो लोअर गंगा प्लेन है उसमें कौन सी फसल सर्वाधिक होती है। ठीक है, इस भाग में तो आपको देखना धान और कपास। आपको मैं बता दूं यूपी में कपास उतना ज़्यादा नहीं होता है, वहाँ थोड़ा बहुत होता है बट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो कपास राइट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है गेहूं और जूट है ना, धान और जूट, गेहूं और कपास। देखो यहाँ धान और जूट, गंगा के मैदान में अभी जस्ट बोला इससे पहले, यूपी में गेहूं ज़्यादा होता है इन कंपेयर राइस। ठीक है, तो हम ये नहीं लगा सकते, सी गेहूं और कपास फिर आ गया, यानी कपास वाले दो आंसर तो ऐसे हटा दीजिए है ना। फिर धान वाला हटा दीजिए, धान भी नहीं है, तो क्या है बी, यानी गेहूं और जूट। तो गेहूं और जूट ऐसी दो क्रॉप हैं जो फसलें होती हैं। बस एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। सूक्ष्म सिंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है ना। उर्वरक पोषक तत्वों के नुकसान को कम किया जा सकता है। सूक्ष्म सिंचाई का मतलब क्या होता है, माइक्रो इरिगेशन, यानी सीधे हम प्लांट पे पानी को डालते हैं, उसको कहते हैं माइक्रो इरिगेशन, यानी जड़ तक पहुंचाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई खेत है ना, ये कोई खेत है और यहाँ पर बहुत सारे पेड़ खड़े हैं ना, यहाँ पेड़ खड़े इस तरह से। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसकी जड़ तक है ना, इसके जड़ तक पानी पहुंचाना है, यहाँ पर पानी पहुंचाना है, इसको कहते हैं माइक्रो इरिगेशन, सूक्ष्म सिंचाई। मेरी बात समझना, एक होता है ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन अलग चीज है, माइक्रो इरिगेशन अलग चीज है। ठीक है, तो बस तो इसमें क्या है, इसका राइट आंसर है उर्वरक पोषक तत्वों को नुकसान को कम किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। जब हम ओपन इरिगेशन करते हैं तो इसमें क्या होता है, उर्वरक कभी कभी पानी के साथ फ्लोट कर जाते हैं, बह जाते हैं है ना, और जो तेज पानी के बहाव से जो मृदा अपरदन होता है उससे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। बिल्कुल सही है। शुष्क भूमि को खेती में सिंचाई एकमात्र साधन है, ऐसा तो नहीं है है ना, एकमात्र सिंचाई तो नहीं है। क्यों,
एकमात्र सिंचाई का साधन नहीं है, ऐसा ये गलत है। तो वो ये सेंटेंस, जब ऐसा मैंने कई बार बोला है, जब कोई एक यूपीएससी में एकमात्र है ना, केवल है, सभी है, हमेशा है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए हैं आप समझ जाइए कि ये क्वेश्चन गलत है, ये सेंटेंस गलत है। कौन कौन से? एक तो नेवर, कभी नहीं, दूसरा ओनली, तीसरा ऑल, है ना, ऑल, उसके बाद ऑलवेज, है ना, कितना ऑल, और फिर ऑलवेज, ऑलवेज। तो ये सब वर्ड है ना गलत होते हैं मोस्टली, 99% अगर सेंटेंस में आते हैं तो आप इनको देखकर गलत लगा सकते हो, रिस्क ले सकते हो, ठीक है। 100% गलत होते हैं, ये गलत ऐसा नहीं है, लेकिन 99.9% अगर ये सेंटेंस, ये वर्ड्स आते हैं तो वो सेंटेंस गलत होता है। हाँ, इस पे आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ भी गलत है ये। खेती के कुछ क्षेत्रों में भूजल स्तर में गिरावट को रोका जा, बिल्कुल सही बात है। अगर हम पानी को ओपन छोड़ेंगे तो ज़्यादा पानी फ्लो करेगा, ज़्यादा फ्लो करेगा तो पानी वेस्टेज होगा। तो 1 और 3 इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो हम लोग बस यहीं तक आज क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 2012 के क्वेश्चन को करेंगे। थैंक यू।